अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। और आज मेरा आखिरी दिन है वियतनाम में। हनोई के अंदर मैं मौजूद हूं, हनोई शहर में। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को एक आखिरी वीडियो बताई जाए कि इधर का एक्सपेंस, इसका वीज़ा कैसे लिया जा सकता है, टिकट कितने का पड़ता है और खाने के क्या अखराजात होते हैं। वैसे तो मैं वीडियोज़ में बताता रहा हूँ मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर, मुख्तलिफ वीडियोज़ में, लेकिन मैंने कहा चलें एक आखिरी वीडियो ऐसी बनाई जाए जिसमें आपको तमाम मालूमात जो हैं वो दी जाएं कि कैसे आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं और आपका कितना एक्सपेंस हो सकता है यहाँ पे आने के बाद। तो मैंने क्योंकि सोलो ट्रैवल किया, अकेले ट्रैवल किया, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें जो ना एक्सपेंसिव पड़ी हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने राइड्स लिए हैं, मैंने रिक्शा, टुक टुक और बाइक राइड या टैक्सी मैंने जहाँ पे भी हायर की है तो मुझे उसका अकेले पे करना पड़ा है। मैंने अगर कहीं पे कमरा लिया है तो उसका भी मैंने अकेले पे किया है। और खाना जो हम खाते हैं वो खाना इतना होता है कि 2 लोग उसको खा सकते हैं, तो वो भी मुझे एक्सपेंस जो है ना सारा बेयर करना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सबसे पहले हम बात करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखें लोग छतरी लेके बैठे हैं इधर और एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। और ये देखें बूंदें पड़ रही हैं, ये लेक साइड है, तो ज़रा सी हल्की हल्की बूंदाबांदी के अंदर बैठ के मज़ा आ रहा है। मौसम अच्छा हो गया, वरना बहुत गर्मी होती है, हफ्स होता है इधर। तो अभी मौसम अच्छा था, मैं निकला हूँ ज़रा। तो अब उसमें ये है कि अगर मैं सबसे पहले वीज़ा पे बात करूँ तो आप ऑनलाइन वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, कंबोडिया का भी और वियतनाम का भी ई वीज़ा। लेकिन मैंने ऑनलाइन खुद से अप्लाई नहीं किया था, मैंने एजेंट के थ्रू लिया था जिनसे मैं कराता हूँ सारी चीज़ें, टिकट वगैरह कराता हूँ। तो मैं चाह रहा था कि मुझे इन झमेलों में पड़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं इसीलिए मैंने एजेंट के थ्रू कर लिया। वरना आप ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, मैंने दोनों वीज़ाज़ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो था, एक पासपोर्ट की कॉपी थी, फ्रंट पेज और सेकंड पेज, और इसके अलावा आईडी कार्ड स्कैन कॉपी, ये सब स्कैन कॉपी थी, और इसके अलावा एक तस्वीर। दोनों वीज़ाज़ के लिए मैंने बस यही दिया था अपने एजेंट को। और कंबोडिया की वीज़ा फ़ीस उन्होंने मुझसे चार्ज की थी 16,500 रुपये, और जो वियतनाम की फ़ीस थी वो 26,500 रुपये। तो तकरीबन 43,000 के करीब जो है ना मेरा ये वीज़े मेरे आए थे। और इसके अलावा टिकट की अगर बात करें तो मैंने फ़्लाई किया था लाहौर से, क्योंकि लाहौर मुझे नज़दीक पड़ रहा था, और लाहौर और कराची का रेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं था उस टाइम पे, तो लाहौर मुझे नज़दीक था तो मैंने इसलिए लाहौर रखा। लाहौर से मैंने फ़्लाई किया था। तकरीबन जो मुझे टिकट पड़ा था लाहौर से बैंकॉक, हाँ, क्योंकि थाई एयरवेज़ थी तो वो बैंकॉक से होती हुई गई थी। लाहौर से कंबोडिया फनम फैन जो शहर है उसका, वहाँ पे मैं लैंड किया था, और वहाँ से मैं बाई रोड जो है गया हूँ वियतनाम आया हूँ बाई रोड। और इसके अलावा वियतनाम से मेरी जो है ना हनोई से, यहाँ से हनोई टू लाहौर मेरी वापसी है। तो मैंने ये रखा था कि फनोम फैन कंबोडिया में लैंड किया था और वियतनाम से मैं फ़्लाई करूँगा वापस पाकिस्तान के लिए। तो मेरा टिकट जो था वो तकरीबन पड़ा था मुझे 2,25,000 या 20,000 का, इतने का ही था रिटर्न टिकट, जिसके अंदर वाया थाईलैंड जो है 1.5 घंटे का था स्टे जब मैं आया हूँ, और अब जाते हुए 7 घंटे का स्टे होगा मेरा। 7 घंटे मैंने उसके अंदर थाईलैंड बैंकॉक के अंदर गुजारने हैं। एयरपोर्ट के ऊपर कनेक्टिंग फ़्लाइट है क्योंकि, तो मैंने 7 घंटे वहाँ पे वेट करना है। तो ये तो मेरा हो गया वीज़ा और पासपोर्ट का। क्लियर हो गया होगा आपको कि मेरा वीज़ा और पासपोर्ट कितने में लगा और कैसे लगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी चीज़, अब हम आ जाते हैं होटलिंग के ऊपर। अगर होटलिंग देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। मैं तो यहाँ पे रहा हूँ बेसिकली हॉस्टल्स के अंदर। मैंने वहाँ पे कंबोडिया में भी हॉस्टल लिया था, लेकिन जो हॉस्टल मैंने लिया था वो हॉस्टल बहुत अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके अंदर जो ना गर्मी बहुत थी और हवा का कोई वो नहीं था। तो उसका जो डेली का एक्सपेंस था, जो डेली चार्जेस थे, वो $5 पर डे था, और एक बेड था मेरे पास। तो $5 को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कितने बनते हैं। तो वो मैं रुका था वहाँ पे हॉस्टल के अंदर, और उसके बाद फिर मैं चला गया था सीएम रीप में भी मैंने जाके हॉस्टल लिया था, और वहाँ पे भी मेरा इतना ही तकरीबन $5 के करीब, $4-5 के करीब मुझे मिला था बेड वहाँ पे। तो रहाइश सस्ती थी, ज़्यादा महंगी नहीं थी।
तो आपको इतना, अगर आप कमरा लेते हैं तो आप सेपरेट रूम लेते हैं तो कंबोडिया के अंदर कम से कम भी आपको $18 से कम का नहीं मिलेगा पर नाइट के हिसाब से। ये मैं आपको कंबोडिया का बता रहा हूँ। वियतनाम के अंदर मैंने रूम नहीं लिया क्योंकि कंबोडिया में मैंने लिया था, और वियतनाम में हाँ हो ची मिन्ह में मैंने लिया था 2 लाख रुपए का कमरा, तकरीबन 2 लाख रुपए का कमरा लिया था। यहाँ के जो है ना 2 लाख, कंबोडिया इसके वियतनाम के। तो आपको अब जितना आप देखें इसको आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा जितने दिन भी आपने स्टे करना है। तो हॉस्टल लेना है या या आपने होटल लेना है, ये आपकी मर्ज़ी है, आपके अपने बजट पे है, आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, आपकी पसंद पे है। तो आपको कम से कम भी जो है ना $18-20 से $20 से कम का तो आपको कमरा कहीं भी नहीं मिलेगा। $18-20 से कम का कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। सिटी सेंटर के अंदर भी आपको इससे कम में नहीं मिलेगा। अगर आप शायद सिटी सेंटर से दूर चले जाएँ तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन सिटी सेंटर में आपको इससे कम में नहीं मिलेगा। और आप हॉस्टल आपको मिलेगा $5 के अंदर, 3 से $5 के अंदर मिलेगा। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। agoda.com से मैंने बुकिंग कराई थी अपनी। booking.com या agoda.com से आप बुकिंग करा सकते हैं ऑनलाइन जाने से पहले, वो ज़्यादा सही रहता है। जब आप पहुंचते हैं तो आपको परेशानी नहीं होती वहाँ पे। और जब भी आप जाते हैं किसी हॉस्टल या होटल में, आपसे ये पूछता है कि आपका बुकिंग है या नहीं। तो ये तो हो गया इनका आपके अकोमोडेशन का। अब आ जाते हैं यहाँ पे खाने पीने का जो सिलसिला है। जो यहाँ के लोकल फूड हैं कंबोडिया के या वियतनाम के, वो तो बहुत सस्ते हैं। वो आपको 1 लाख यहाँ के, मतलब ये समझ लें कि आपको वहाँ यहाँ के $4 से $5 के अंदर पड़ जाता है। $4 के अंदर आप रच के खा लेंगे यहाँ के। लेकिन अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट पे जाते हैं या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपको $10 से $12 में पड़ता है एक टाइम का खाना। उस खाने के अंदर आप अगर मज़ीद चिकन और मटन और ये वो ऐड करेंगे, मैं तो क्योंकि गोश्त वोश्त खाता नहीं हूँ तो मैंने दालें वगैरह और अंडे वगैरह खाए हैं, तो मैंने उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मेरा तब भी जो है ना $10 से $12 बिल बना है यहाँ पे। तो एक टाइम का खाना जो है ना आपका $10 से $12 का बनता है। तो एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन ये समझ लें कि आपका $24 जो है एक दिन का खाने का होगा सिर्फ। और आपकी मर्ज़ी है, आप एक टाइम खाएं, 2 टाइम खाएं, ये आप जैसे चाहे कर सकते हैं। और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे, जो टुक रिक्शा वगैरह जो हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको। तो एक आती है ग्रैब ऐप, ये आप आने से पहले जितनी भी साउथ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनके अंदर ग्रैब चलती है। कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, इन जगहों पे ये चलती है। आप इसको इंस्टॉल कर लें आने से पहले, और इस पर ही अपनी जो ना सफ़र करें। ये आपको सस्ता पड़ता है। मोटरसाइकिल यहाँ पे वो होती है, स्कूटी होती है, वो आपको लेके कहीं भी छोड़ देंगे। वो आपको बहुत चीप पड़ता है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट किसी से बात करके जाएंगे तो भाई वो मुंह फाड़ के मांगते हैं $6, $8, $10 इस तरह से मांगते हैं। तो आप उस पर करेंगे $3-4 के अंदर आप पहुँच जाएंगे जहाँ भी पहुँचना होगा। मैं डॉलर्स में बता रहा हूँ आपको, यहाँ की करेंसी के हिसाब से नहीं बता रहा। तो वो आपको आसान पड़ेगा। तो ये तो हो गया खाने पीने का, अकोमोडेशन और घूमने फिरने का। और अगर आप यहाँ पे जो है, जैसे कंबोडिया के अंदर तो काफ़ी जगह हैं। जैसे मैं तो 2 शहरों में गया हूँ, एक तो वहाँ का सियम रीप में और एक फनोम फेन जो शहर था। और फिर मैं वहाँ के कुछ आउटस्कर्ट्स इलाकों के अंदर जो कंट्री साइड थे वहाँ पे घुमा हूँ। तो वो सब आपने देखा है वीडियोस के अंदर। और इसके अलावा वियतनाम के अंदर मैं कुछ दूर दराज के इलाकों में गया हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर आप सिटी टू सिटी ट्रैवल करते हैं तो उसका किराया इतना ज़्यादा नहीं होता, वो किराया बहुत मुनासिब होता है। वो जो बसेस चलती हैं और बहुत कंफर्टेबल बसेस हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बसेस हैं। और जी बात कर लेते हैं साथ इमिग्रेशन की। तो पाकिस्तान में इमिग्रेशन के ऊपर थोड़ा बहुत तंग किया जाता है, या किया गया, मुझे जाता है ये नहीं मुझे पता, लेकिन वहाँ पे तंग किया गया। वहाँ पे आपसे कहते हैं कि $1000 शो मनी दें, और उसके अलावा पेड होटल बुकिंग दें। तो ये सब तो खैर पेड होटल बुकिंग जो है ना वो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं श्रीलंका में और कंबोडिया के अंदर। जब मैं अगर पेड बुकिंग कर लूँ तो वो नुकसान होता है, आप फिर एक्सचेंज नहीं कर सकते। आपको अगर समझना है हॉस्टल या होटल, तो इसलिए पेड बुकिंग तो मैं नहीं करता। और ये चीज़ें वहाँ पे मांगी जाती हैं आपसे पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर। जब मैं उतरा हूँ अपना कंबोडिया के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ वीज़ा लिया है और पासपोर्ट लेकर उन्होंने जाके चेक किया है, वीज़ा चेक किया मेरा। मेरे साथ और भी लोग थे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली,
उन सबको साइड में किया हुआ था उन्होंने, और सबके पासपोर्ट ले लिए थे, और पासपोर्ट और वीज़े। उसके बाद उन्होंने कुछ चेक किया जाके, शायद वीज़ा चेक किया होगा सबका। तो जिसका चेक होता जा रहा था वो आके नाम ले लेके उनको पासपोर्ट उनको वापस दे रहे थे, और उसके बाद इमिग्रेशन की काउंटर पे लगा दिया जाता था कि इमिग्रेशन के काउंटर पे जाके अपना जो ना स्टैंप लगवा लें। तो बहुत स्मूथ रहा कंबोडिया के अंदर। और फिर जब मैं बाई लैंड वियतनाम आया हूँ कंबोडिया से, तो मैंने जो बस बुक की थी उस बस वाले ने ही हमारा पासपोर्ट लिया था, और वो इमिग्रेशन काउंटर पर खुद गया था लेकर पासपोर्ट हमारा और वीज़ा, और उसके साथ हम खड़े थे। तो वो खुद ही करा रहा था स्टैम्प। जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसने कुछ भी नहीं पूछा, उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया, और वीज़ा चेक करके स्टैम्प एंट्री की स्टैम्प लगाई, और हम क्रॉस कर गए वियतनाम का बॉर्डर, वियतनाम के अंदर आ गए। और जब हम वियतनाम आ रहे थे तो हमने जब कंबोडिया से एग्ज़िट लिया तो वहाँ भी बहुत स्मूथ रहा। उन्होंने भी पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेने के बाद एग्ज़िट की एक स्टैम्प लगाई, और बहुत स्मूथ तरीके से हम इस तरह आ गए। अगर तो आप जाते ना खुद से बगैर बस में, और जैसे लोग कहते हैं कि हम खुद जाएंगे जी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बहुत बड़ी ख्वारी होती है उसके अंदर, बहुत बड़ी ख्वारी है, क्योंकि आपको बसेस फिर मिलती नहीं है टाइम की। और फिर वहाँ पे लोग मैंने देखा है कि एक एक रात जो ना उनको ख्वार हो जाते हैं, वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो आप बेहतर यही है कि आप फनोम पेन से बस करें बुक, और वहाँ से बुक करके आप बस के अंदर ही आएँ। और हो ची मिन तक की बस होती है, वो बड़ी कंफर्टेबल बस होती है, आरामदेह बसेस होती हैं, और सारा कुछ वो खुद ही करा देते हैं, इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है। तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदे में रहती है चीज़। और जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो भी आसानी से होती है। हाँ, अगर आप बगैर किसी बस के और ख़ुद से आते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है, उनके साथ प्रॉब्लम हुई है बॉर्डर क्रॉस करने में। लेकिन इस तरह अगर आप आते हैं ना, बस बुक करा कर आएँ, अपने हो ची मिन तक की सीट बुक करें, तो वो बस वाले खुद ही आपका इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करा देते हैं सारा कुछ।